अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर नंबर 11 क्लास 10 फिजिक्स। जो आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक वेव पैरामीटर। कैरेक्टरिस्टिक वेव पैरामीटर, सबसे पहले तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो वेव्स में शामिल है। तो आपके पास वेव में एम्पलीट्यूड है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है, एंड टाइम पीरियड। वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक में तीन आपके पास क्वांटिटीज इन्वॉल्व है: एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि आपके पास क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट covered by a body from its mean equilibrium position जैसे कि एक स्प्रिंग है, उसको एक गेट से अटैच किया है, फिक्स के दूसरे एंड पे आपने मास अटैच किया है, ये इसकी मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इस मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये ऑसिलेट करता है ई की तरफ एंड ई प्राइम की तरफ। तो ये एक्स नॉट और ये भी आपके पास एक्स नॉट प्राइम। दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजीशन। उसने क्या किया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया, कवर किया और वहां से वो रिटर्न हुआ। That is called the amplitude of the vibrating or oscillating body. फ्रीक्वेंसी की तरफ आते हैं तो फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं the number of vibrations or oscillations execute from vibrating body called from vibrating body in unit time called frequency। किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से एक यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन एग्जीक्यूट होते हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, वो जितनी बार ऑसिलेट करता है वो उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर f से डिनोट करते हैं, लिखते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इसको लिखते हैं कि f इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय स्मॉल t। ये पर सेकंड के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, पर सेकंड के हिसाब से। बट इसके जो SI यूनिट है वो SI यूनिट आपके पास क्या है, हर्ट्ज है। फिर से इसका जिसके नाम से इसके यूनिट रखा गया, Z से डिनोट किया जाता है, हर्ट्ज। अब हम आते हैं तीसरा किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो है आपके पास क्या, वो आपके पास है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड को हम डिफाइन करते हैं, the time required to complete one cycle or one vibration called time period। जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है। अब वन साइकिल कंप्लीट होने में, वन साइकिल क्या है, O से E की तरफ और E से वापस O की तरफ, O से बैकवर्ड E प्राइम की तरफ, E प्राइम से वापस O की तरफ। दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन और वन साइकिल। इसको कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, इस ड्यूरेशन, इसको जितना ड्यूरेशन लगता है, दैट इज नोन एज अ टाइम पीरियड। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल
टी से डिनोट किया जाता है, और इसका जो ऐसा यूनिट है वो ही सेकंड है आपके पास, इसका ऐसा यूनिट है। सो अब ये सारी चीजें हमें नजर आ रही इंटरलिंक हैं, ऑसिलेशन से के साथ अटैच्ड हैं, ये सारी ऑसिलेटिंग बॉडीज के साथ अटैच है, और ये तमाम जो चीजें और जो वेव्स हो रही हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ द ऑसिलेशन। वेव्स ऑसिलेशन की यानी उसका बेसिक है, वो प्रिंसिपल है आपके पास, जब तक ऑसिलेशन नहीं होती तो वेव्स भी नहीं बनते। तो ऑसिलेशन के साथ इंटरलिंक क्या है, ऑसिलेशन की बेसिक क्या है, वो एम्पलीट्यूड है, वो फ्रीक्वेंसी है, वो टाइम पीरियड है, और इनसे बढ़कर ये क्या बनते हैं, एक फिनोमेना बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। अब यहाँ पर आपके पास इन दोनों डिफिनीशन अगर आप इनको कंपेयर करें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच, इनके बीच में एक इनवर्स आपके पास रेसिप्रोकल रिलेशन है। वो रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है कि यहाँ हम ये कह रहे हैं कि एक सेकंड में जितना वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक सेकंड के यानी एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड है। तो ये बात याद रखिए, इनके दरमियान रिलेशन क्या है, ये बहुत रेसिप्रोकल है। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। हम लिखते हैं कि f इज इक्वल टू 1 बाई टी या t इज इक्वल टू 1 बाई f। पिछले लेक्चर में मैंने कहा भी आप लोगों को, अगर आपके पास देखिए अगर टाइम पीरियड इंक्रीज होता है तो आपके पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। हमने पिछले लेक्चर में फिगर से मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्या होगा, यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगी तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाएगी तो आपके पास उसका वेवलेंथ मैक्सिमम, वेवलेंथ मीन द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और द ट्रफ। तो जाहिर बात है यहाँ पर इसके लिए मैं फिगर बनाता हूँ कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं एक सेकंड में, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज मिनिमम, बट when the number of vibration produced lesser in 1 second, so the distance between two consecutive crust or trough is maximum. तो ये रिलेशन। अब हम आते हैं कि पैरामीटर की तरफ। वेव्स पैरामीटर मीन कि how we calculate the speed, the wavelength, the frequency of a wave, तो उसको हम पैरामीटर कहते हैं। ये पैरामीटर्स हैं आपके पास। तो हम आते हैं वेव पैरामीटर की तरफ। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड के बारे में हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा t। चेंज आपके पास आ डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो जो डेल्टा s है यहाँ पर वो तो यानी लेंथ में यहाँ पर वेव्स हैं, तो यहाँ पर उसको किसके इक्वल होगा, वो लैम्डा की इक्वल है। और जो टाइम है, टाइम टेकन है, यहाँ पर 1 साइकिल वो पीरियड है, ड्यूरेशन है, तो वो कैपिटल टी की इक्वल है हमारे पास। ये हम दोनों पुट कर देते हैं। सो v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय t। अगर आपको टाइम पीरियड गिवन है और वेवलेंथ गिवन है तो आप उसकी स्पीड यहाँ से फाइंड कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड ऑफ द वेव कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो एज वी नो दैट कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय t, so v is equal to 1 by t into lambda, so v is equal to f into lambda. So the speed of a wave, the perimeter of the wave depend upon frequency and wavelength. तो ये आपके पास एक मैथमेटिकल फार्मूला बन गया है जिसके थ्रू हम इनको मेजर कर सकते हैं, स्पीड ऑफ द वेव कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि बुक में एग्जांपल है, बुक में पेज नंबर 19 पे एग्जांपल है आपके पास, और एग्जांपल क्या है कि a student vibrate the end of a spring at 2.6 hertz। उसके पास एक स्प्रिंग है, वो 2.6 हर्ट्ज पर वो वाइब्रेट कर ऑसिलेट उसकी वो फ्रीक्वेंसी है। दिस प्रोड्यूस अ वेव विद अ वेवलेंथ ऑफ 0.37 मीटर, और उनकी जो वेवलेंथ है वो 0.37 लैम्डा जो दिया गया है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव, सो सिंपल। तो आपके पास स्पीड ऑफ द वेव कैलकुलेट करना है, तो यही फार्मूला है
वेवलेंथ दिया है 0.37 मीटर, फ्रीक्वेंसी दी गई है 2.6 हर्ट्ज, मल्टीप्लाइंग बोथ you will get your answer. The speed is 0.962 meter per second. So the answer will validate is this reasonable speed for a wave in a spring about 1 meter per second. जो speed of the wave यानी spring की होती है wave में, उस spring में waves की वो 1 meter per second है आपके पास. Assignment है 10.6. यही है कि sound of wavelength. Sound wave है, उसकी wavelength आपको given है 1.710 raised to the power minus 2 meter. कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और स्पीड गिवन है, साउंड वेव की स्पीड है वो आपको गिवन दी गई है कि v is equal to 343 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ is equal to 1.7 in 10 raised to the power minus 2 meter. Here we calculate the frequency, so calculating frequency f is equal to v by lambda. इस फार्मूले में फीड करेंगे कैसे कि 343 डिवाइडेड बाय 1.710 रेज़ टू द पावर -2, तो 343 को 1.7 पे डिवाइड कर दें, 10 रेज़ टू द पावर -2 ऊपर है +2 बन जाएगा. जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं और फिर 10 रेज़ टू द पावर 2 आपके पास किसकी इक्वल है, वो 100 के इक्वल है, मल्टीप्लाई करें, सो यू विल गेट योर आंसर. इस बुक में एक इंफॉर्मेशन लिखी गई है, पॉइंट टू पॉन्डर है, पेज नंबर 18 पर. Earthquake waves under Earth's surface also have both and longitudinal and transverse waves. अर्थ सरफेस पे जो ये ज़लज़ला जब भी आता है तो ये लॉन्गिट्यूडनल भी होता है और ये ट्रांसवर्स भी होता है. Inside the earth ये longitudinal, on the above the surface of earth there becomes transverse waves. दोनों कंपोनेंट क्यों, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर कंप्रेशन भी है एंड रेयरफेक्शन भी है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन. तो उसका आपके पास की वजह से ये बोथ फिनोमेना इसके अंदर अगर होते हैं. इसी तरह ये जो रेडियो सिग्नल है AM डिले का होता है और FM डिले के होते हैं. तो ये दोनों आपके पास AM और FM आपके पास किसके लिए कि ट्रांसवर्स वेव कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस. इन ट्रांसवर्स वेव्स में दोनों फीचर्स डाल दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, जिसकी वजह से इनकी स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल हो जाती है. वो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है. तो दैट्स व्हाई AM एंड FM इसको लिखा जाता है. So that is the characteristic wave perimeter. इसमें हमने एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड स्टडी किया और एट द लास्ट हमने उसको कैलकुलेट किया कि हमने वेव perimeter यानी स्पीड ऑफ द वेव कैसे कैलकुलेट करना है, उसके हवाले से एग्जांपल और असाइनमेंट ये हमने किया. इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह जाता है वो आपके पास एक प्रैक्टिकल भी है और हम करेंगे भी कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू.